इसको आज हमारा टॉपिक जो है वो है ड्यूटीज ऑफ रिजर्व अंपायर एंड टीवी अंपायर। वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं जी। और मैं यकीन माने कि मुझे भी 10 साल बाद भी मालूम हुई थी ये ड्यूटीज क्या होती हैं। ना मैच की ना किसी ने बताया था। ये आप लोग लकी हैं, जो भी लोग अभी इसको ना समझ लेंगे तो वो लकी लोग होंगे। ठीक है, तो उसमें पहले हम आते हैं रिजर्व अंपायर, जिसे हम फोर्थ अंपायर भी कहते हैं। उसकी जो ड्यूटीज उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सुबह जो मैच डे होता है उस दिन अगर कवर्स जो है ना वो इंश्योर करने, उसमें कि कवर जो है ना इन टाइम रिमूव कर दिए जाएं। अब जैसे 10 बजे मैच है तो बाकी जो लोग हैं शायद वो थोड़ा देर से पहुंचे। जो फोर्थ अंपायर है वो पहले पहुंच जाता है, टाइम से पहले पहुंचा होता है, अपनी टीम से पहले जो है ना वो पहुंचा होता है। टीवी अंपायर और जो दोनों अंपायर्स हैं ऑन फील्ड, उनसे पहले उसने ग्राउंड में उसका होना ज़रूरी है। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कवर्स को ना हटवाए, ना फैसला कर सकता है। उसके अलावा अंपायर्स के आने से पहले वो देख ले कि अंपायर रूम साफ है और वहाँ जितनी भी फैसिलिटीज होनी चाहिए अंपायर्स को वो हैं कि नहीं। इसके अलावा जो हर रोज़ अगर पिच की मोइंग होनी है तो वो मोइंग करवाएगा सुबह। जो मोइंग टाइम है उससे पहले पहले, यानी कि जो मोइंग टाइम होता है पिच का वो 9:30 तक होता है। उससे पहले पहले 9:30 से पहले पहले वो सुबह अगर 10 बजे मैच स्टार्ट है और ये मोर देन वनडे मैच है तो मोइंग जो है ना वो 9:30 से पहले पहले उसको करवा लेगा। इस तरह आउटफील्ड का टाइम जो होता है वो मैच होने से 15 मिनट तक होता है। 9:45 तक मोइंग आउटफील्ड की अगर कहा गया है कि आउटफील्ड मोइंग होगी तो वो उसको करवा लेगा उससे पहले पहले। तो 40 मैच में समटाइम ग्राउंडमैन कहते हैं कि हम लोग 25% मोइंग करेंगे, फिर और मोइंग करेंगे, या कहते हैं हम मोइंग नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मैच से पहले जो है ना वो डन क्या हुआ है कि आउटफील्ड की मोइंग होनी है क्या नहीं होनी। तो अगर वो आउटफील्ड एज इट इज़ की बात डन होगी तो फिर मोइंग आउटफील्ड की नहीं होगी। लेकिन पिच पे अगर ग्रास है, और ये भी कहा जाता है आईसीसी की तरफ से कि ग्रास, कुछ आईसीसी अंपायर्स से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं ग्रास ना भी हो तो जो मोइंग का एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है हमने, चाहे वो दो ग्रास के दो तिनके हों या ग्रास ना भी हो। तो कई लोग कहते हैं कि मशीन ऊपर मूव करनी है। थोड़ा सा वो कॉमन सेंस से हटके है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। अगर बेयर्ड पिच है तो उसकी भी मोइंग मशीन की फॉर्मेलिटी होगी। इसके अलावा जब भी रोलिंग होगी पिच की या स्वीपिंग होगी तो वो उसको भी लुक आफ्टर करेगा। यानी कि सुबह हर रोज़ डे से पहले और जब इनिंग्स चेंज होती है तब भी वो जो पूरा रोलिंग का अमल है, स्वीपिंग का अमल होता है, उसको लुक आफ्टर करेगा। इसके अलावा हर इनिंग के स्टार्ट से, मैच के स्टार्ट से पहले आप जो है, अगर वो मैच जो सा है वो ऐसा है कि मोर देन वनडे मैच है तो फिर बॉल्स को हम सेलेक्ट करवा लेते हैं, पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास। टीमों का बॉक्सेस आ जाते हैं हमारे पास। या अगर वनडे या T20 मैच है तो इनिंग से पहले जो है ना वो बॉल्स को, जो नया बॉल इस्तेमाल करना है ना उसको हम चूज़ करा लेते हैं। T20 में या वनडे में प्रैक्टिस ही होती है कि जिस टीम की बॉलिंग पहले हो रही होती है उससे हम कैप्टन से बॉल चूज करवा लेते हैं। और अगर कैप्टन चूज ना भी करे तो जो नॉमिनेट करता है अपना, कोई बॉलर नॉमिनेट कर देता है कि ये चूज कर लेगा, कंसेंट देते हैं आपको तो उससे चूज करवा लें आप। और दूसरी इनिंग जब स्टार्ट होती है तो दूसरे जो कैप्टन है उससे हम चूज करवा लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि T20 में टाइम कम होता है तो हम सुबह ही जो है ना दोनों कप्तानों से बॉल सुन लेते हैं, ताकि जब वो गैप आएगा 20 मिनट का, समटाइम वो 10 मिनट का रह जाता है तो टाइम कम होता है, चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो हम बॉल अपने पास रखते हैं वनडे में भी और T20 में। इसके अलावा उसके पास नई बॉल भी उसके पास ही होती हैं, सेक्शन में होती हैं। यूज बॉल भी जो बॉक्स होता है उसके सेक्शन में होता है। लाइट मीटर्स होते हैं उसके पास। लाइट मीटर रीडिंग, लाइट मीटर से मतलब ये होता है कि जब बैड लाइट होती है तो लाइट का जो एक रीडिंग है वो नोट कर लेते हैं मैच बंद करते हुए। तो वो स्टैंडर्ड होता है पूरे मैच के लिए। तो उसमें से कोई भी चीज़ जो है ना उसकी प्राइवेसी को वो लीक आउट नहीं करता। वो ये बॉल्स वगैरह या लाइट मीटर जो है ना किसी से शेयर नहीं करता जब तक कि ऑन फील्ड अंपायर या मैच रेफरी जो है ना अपना अप्रूवल
ना दें, यानी उनकी चीज़ें उसने संभाली हुई है अपने पास में, तो उनको वो कॉन्फिडेंशियली रखेगा अपने पास। जब ड्रिंक का ब्रेक होता है तो उस टाइम पे वो ट्रॉली के साथ जा रहा होता है ड्रिंक्स लेकर अपने ऑन फील्ड अंपायर, जो 12 मैन आते हैं ऑन फील्ड प्लेयर्स के लिए ड्रिंक्स लेके, वैसे ये जो रिजर्व अंपायर होता है ना, वो अपने जो ऑन फील्ड अंपायर है उनके लिए ड्रिंक्स लेके जाता है हर ड्रिंक इंटरवल के। फिर ये होता है कि डे के एंड पे अगर फुट होल्स बने हुए हैं बॉलर्स के दोनों साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर, तो उसने ये भी देखना है कि वो प्रॉपरली फील्ड हो, हार्ड हो, नेक्स्ट डे के लिए प्रॉब्लम कोई ना हो। तो उसने फुट होल्ड जो बॉलर्स के होते हैं, जब वो बॉलर स्ट्राइट से पड़ रहे होते हैं तो वो उसको भी उसकी रिपेयर करवाता है। हर इंटरवल पे जो क्रीज मार्किंग्स है उनको उसने रीमेक करवाना है। और इसके अलावा ये भी देखना है कि जब लंच या टी का इंटरवल हो तो ऐसे इंटरवल्स के ऊपर जो है ना वो टाइम पे लंच मिले, ऑन फील्ड अंपायर्स को टाइम पे उसको टीम मिले, वो भी तैयार होनी चाहिए वहाँ पे। इसके अलावा जब एंड ऑफ द डेज प्ले है या सस्पेंशन आ चुकी हैं तो उसने देखना है कि पिच स्क्वेयर और बॉलर रनअप जो है ना प्रॉपरली कवर होने चाहिए। कवरिंग वो है ना डे कैंट को कवरिंग, ऑन फील्ड अंपायर अंदर आ जाएंगे, वो बाहर चला जाएगा और कवरिंग जो है ना वो करवाएगा। वनडे बिफोर कुछ ड्यूटीज होती हैं। जब वो वनडे बिफोर आता है 9-3 बजे, तो वो देखता है वहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स को देखता है और चीज़ें भी देखता है, उसमें एक रिपोर्ट तैयार करता है कि उस ग्राउंड में कौन कौन से रोलर अवेलेबल हैं, सुपर सॉपर है कि नहीं है, वही मशीन काम कर रही कि नहीं कर रही, साइड स्क्रीन ऑपरेटिव है कि नहीं है, कितनी मैन पावर है, ग्राउंड इंचार्ज का कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है, ग्राउंड मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, लाइट्स ऑपरेटर का कॉन्टैक्ट नंबर, और स्कर्टिंग और जो बोर्ड वाले होते हैं मैनेज कर रहे होते हैं उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास होता है, वो लिस्ट तैयार कर लेता है ताकि वो तमाम ये जो मालूमात हैं वो रेफरी को फॉरवर्ड कर सकें। हालांकि रेफरी और जो रेफरी हैं और वो भी आगे ही होते हैं ग्राउंड में, वनडे बिफोर उन्हें आना होता है, और ऑन फील्ड अंपायर्स भी आगे होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए वो तमाम चीज़ें पहले ही नोट कर लेता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसकी टीम है उनको ज़रा सपोर्ट मिल जाती है, वो कंफर्म कर लेते हैं बस इन चीज़ों का कि आया कि चीज़ें एक्चुअल में जो भी नोटिफाइड हैं वो हैं कि नहीं है। तो ये आपने एज ए रिजर्व अंपायर एक स्पोर्टिव रोल प्ले करना होता है अपनी पूरी टीम के लिए कि पूरी टीम जो है ना वो कंफर्टेबल रहे, और ये टीम वर्क होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फोर्थ अंपायर जितना विजिलेंट होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि मैच को मैनेज करने में उतनी आसानी भी होगी। और ये तमाम चीज़ें मैच रेफरी देख भी रहा होता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं अपनी अप्रोच के अंदर। और कई दफ़ा फोर्थ अंपायर रिजर्व अंपायर्स को नहीं मालूम होता कि इतनी ड्यूटी होती हैं और उसको मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो क्रीज मार्किंग्स हैं और जो बाउंड्री का साइज है उसकी मेजरमेंट है, स्टंप होल्स हैं उनका साइज है, सर्कल अगर लगना है T20 या वनडे का तो उसकी मेजरमेंट है, तो उसने ये तमाम काम भी ना करवा लेने हैं ना, बाउंड्री साइज को उसने खुद जाके ना अपने हाथ से मेजर करना है, क्योंकि ग्राउंड में अक्सर जो हमें बताते हैं ना कि स्क्वायर का जो डायमीटर है वो कितना है या रेडियस कितना है, जो बताते हैं ना उसकी बात कर वो डिफरेंस होता है उसके अंदर। और ये भी देखना होता है कि आया कि अगर वो बाहर कोई दीवार है या कोई लोहे की रेलिंग लगी हुई है तो उससे बाउंड्री कितनी अंदर है, और या जो स्क्रीन्स हैं उससे कितनी अंदर है, ताकि 3 यार्ड तक वो 3 से 5 यार्ड तक होनी चाहिए वो अंदर, ताकि वो अगर स्लाइड करे फील्डर तो उसको कोई इंजरी ना हो। तो ये चीज़ें भी उसने नोट करनी है कि दरख्त भी करीब है, उसकी शाखें हैंग कर रही हैं, जैसे एलसीसी ने समटाइम मुझे याद पड़ता है कि दरख्त था एक करीब ही ना, उसकी शाखें हैंग कर रही थी। माल्टोन में तो अक्सर हमारी ग्राउंड में शाखें होती हैं, लेकिन माल्टोन में मैच नहीं होते, इतने अच्छे मैचेस नहीं होते। फिर भी जिस ग्राउंड में भी हैं अगर वहाँ दरख्त हैं बाउंड्री के साथ साथ देख ले कि उनकी डायमेंशन क्या है कि वो इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे ना, अगर बॉल वहाँ पे आता है तो आए कि कोई इंटरफेयर होगी या नहीं होगी, तो उस लिहाज से वो इन्फॉर्म कर दे कि यहाँ पे कोई ना ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या ये दख्त जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है, तो अपनी टीम को जरूर इन्फॉर्म करे। यानी बड़ा प्रोएक्टिव रोल है फोर्थ अंपायर का कि वो जाके इन चीज़ों को जो है ना वो देखेगा और नोट करेगा। आगे है इसके अलावा एक और बात होती है कि जब कोई इंजरी होती है प्लेयर की ना ऑन फील्ड, तो उनको भी मैनेज करना होता है ना फोर्थ अंपायर में। वो ये होता है कि ऑन फील्ड अगर इंजरी होती है तो मसल पुल होता है, तो वो प्लेयर जो है ना उसको अगर ऑन फील्ड अंपायर जो है सब्स्टिट्यूट अलाउ करते हैं ना वो बाहर आ जाता है।
फिर जब बाहर आता है तो आपने कंसल्ट करना है उसके कैंप से कि उसकी इंजरी कितनी ग्रेविटी की है, ज़्यादा की है, कम की है, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर आपसे पूछ रहे होते हैं कि वो प्लेयर जो है वो कब तक आने वाला है अंदर, क्या कंडीशन है उसकी, आया कि उसे इंजरी है भी नहीं है या क्या कंडीशन है। तो फिर वो ना जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो रेडियो पे वॉकी टॉकी पे आपसे कंसल्ट करते रहते हैं, और जो प्रोएक्टिव अंपायर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि इंजरी कितनी है, वो बता देते हैं ऑन फील्ड अंपायर को, क्योंकि बदमजगी ना हो ना कि 12 मैन को कहीं बाई ना निकाल दे, वो ना वो उनकी डिस्कशन होती है, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर पहले प्लेयर जो है वो फिट हो सकता है और वो उसको निकाल दें, बाद बदमजगी हो सकती है, उससे बचने के लिए आपने जो इंजरी है किसी प्लेयर की उससे आपने जो है ना वो बाहर रहते हुए देखते रहना, उनके कैम्प में जाके क्या है कि वो कब तक दोबारा अंदर आ सकता है, तो वो ऑन फील्ड अंपायर की हेल्प आउट करना होता है आपने रेडियो के ऊपर, क्योंकि रिप्लेसमेंट बॉल्स आपके पास ही होती हैं। जब जब ऑन फील्ड अंपायर आपसे वो बॉल मंगवाते हैं, बॉल लॉस या गुम हो जाए, बाउंड्री से बाहर कहीं गुम जाए, शॉट लग जाए, स्टेडियम से बाहर चला जाए, या बॉल फट जाए, या बॉल रीशेप हो जाए, कोई भी सूरत बने, तो अंपायर्स जो है ना वो आपसे जो यूज बॉल का बॉक्स है वो मंगा लेते हैं, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको तैयार होना चाहिए कि वो बॉल आपके पास पड़े हों। सुपर ओवर की जो देखें, T20 में सुपर ओवर होता है और वनडे में भी सुपर ओवर आ गया नॉकआउट मैचेस के अंदर, तो उसमें भी जो इनिंग्स वन का बॉल है उसको भी आपने संभाल लेना है ना, अलग रखना है कि ये इनिंग्स वन का बॉल है ना, तो ये मिक्सअप नहीं करना आपने, तो वो बॉल सारे जो है ना, क्योंकि वो बॉल भी इस्तेमाल हो सकता है ना सुपर ओवर के लिए, फिर तो ये सारे बॉल्स आपके पास ही होते हैं जो यूज बॉल होते हैं मैच के, तो वो आपने अपने पास रखने हैं। और एक और बात है, जब यूज बॉल का आप स्टॉक ले रहे होते हैं बॉक्स, तो चेक कर लें कोई बॉल टेम्पर्ड ना अंदर हो या बना हुआ बॉल ना पड़ा हो, ताकि वो कोई टीमें डाल देती हैं बीच में और उसी बॉल को सेलेक्ट कर लेती हैं बॉल को, ये गलती से वो अंदर आ जाए। इसके अलावा जो ऑन फील्ड अंपायर में किसी को कोई इंजरी होती है या उसको इलनेस होती है या सिक हो जाता है, तो वो उसको एज ए सब्स्टिट्यूट वो रिप्लेस करेगा, रिप्लेसमेंट होगी उसकी, तो क्योंकि टीवी अंपायर नीचे नहीं आता, बल्कि जो फोर्थ अंपायर है वो ऑन फील्ड अंपायर को रिप्लेस करता है। इसके अलावा आपने पिच एरिया को प्रोटेक्ट करना होता है। आप स्टार्ट ऑफ प्ले से लेके और इंटरवल्स के बीच में वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जाके, समटाइम प्लेयर जो है ना वो खासतौर पे बड़े मैचों में जो प्लेयर होते हैं ना वो पिच पे आने की कोशिश करते हैं, तो आपने उनको पोलाइटली बता देना कि आप पिच पे नहीं आ सकते, कप्तान आ सकता है लेकिन कप्तान भी जो है ना वो बाहर बाहर से दिख सकता है, तो ये अप टू 5 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्ले आप इसको, जो 5 मिनट पहले आपने आउटफील्ड जो है ना उसे क्लियर कराना होता है, क्योंकि अंपायर अंदर आ रहे होते हैं ना 5 मिनट पहले, तो फिर आपने वो सारे लोगों को बाहर भेज देना होता है और अंपायर जो है ना वो अंदर आ जाते हैं जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं, तो आपने वो पिच एरिया भी प्रोटेक्ट करना होता है कि कोई वहाँ पर विजिटर ना आ जाए। ये हैं जी फोर्थ हम रिजर्व अंपायर की ड्यूटीज़ हैं, काफ़ी ऐसी ड्यूटीज़ हैं, मतलब शायद कई लोग इसे इमेजिन ना करते हो कि फोर्थ अंपायर जो है ना वो इतने बहुत सी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है इंफॉर्मेशन देने की फोर्थ अंपायर के बारे में, और अगर इसके बारे में कोई किसी ने ऐड करना है तो वो ऐड भी कर सकता है, लेकिन जितना कि मैंने एज ए रिजर्व अंपायर काम किया है, जो मैंने देखा है, और खासतौर पे मैंने ये देखा है कि जब सस्पेंशन होती है ना तो फोर्थ अंपायर का काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो जितना भी रिपेयर वर्क है, जितना भी वहाँ पे काम करवाना है ना, वो फोर्थ अंपायर 3-3 2-2 घंटे वो अंदर ही खड़े होते हैं, काम करवा रहे होते हैं, और जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं विजिट्स करते हैं अंदर आके, लेकिन जो फोर्थ अंपायर होता है वो मोस्टली इसको चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है जो अंदर हो रही होती हैं, या मैच से पहले बारिश हो जाए तो समझिए आपके लिए फुल डे बिजी है, देखने में ही काम बड़ा आसान है कि आपने फोर्थ अंपायर में जाके बैठना होता है, लेकिन ये होता है कि खाली बैठना भी नहीं होता, आपको थोड़ा सा वॉक भी करनी चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे नींद आनी शुरू हो जाती है बात करके कोई काम ना हो तो। हाँ, अगर बारिश हो जाए मैच से पहले फिर आप खूब फंसते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो आपने जब तक बताना है आगे अंदर कि अब जो कंडीशंस हैं इतनी हो गई है कि मैच हो सके, तो भी आपने ऑब्जर्व करनी है, ये नहीं कि आपने वैसे ही आ जाना है बताने के लिए जी मैंने काफ़ी काम करवा दिया है, उससे भी आपकी जो डिसीजन पावर है शो होती है कि आपको कितनी समझ है कि कंडीशन कब डेंजरस है कब डेंजरस नहीं है, तो वो भी ऑब्जर्व होता है कि आप कब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं आगे जी अब बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है, तो वो भी आपने मतलब क्लोजली वॉच करना है कि जो बॉलर रनअप है, ये बॉलर रनअप है या जो मतलब है क्या नाम है स्क्वेयर है या पिच है, वो उसकी जो सूटेबलनेस है वो आपने सूटेबल को देखना है कि सूटेबल हुई कि नहीं हुई है, कि इतना बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ कि वो क्लोज टू इंस्पेक्शन के काबिल हो जाए ना, बेटर बेटर क्या आप बता सकें कि
मैच जो है ना वो पॉसिबिलिटी बन गया, तो वो अपने गौर से देखना है। और ये फोर्थ अंपायर की कुछ इसमें ड्यूटीज थी। और उसके बाद हम आ जाते हैं टीवी अंपायर के। बड़ा मजे का सबसे इंटरेस्टिंग जो हो आजकल सीट है वो टीवी अंपायर की है। माइक जरा बंद कर लीजिएगा अगर अगर बेहतर होते हैं, क्योंकि शोर बड़ा आ रहा होता है बात पर। अदनान सॉरी, 1.1 जी पॉइंट, ये लास्ट स्लाइड को दोबारा ऑन कीजिएगा, लास्ट स्लाइड, रिजर्व अंपायर के लास्ट स्लाइड। हाँ जी। हाँ, ये इस पे लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बताना दोबारा। लास्ट पॉइंट, नहीं नहीं, हाँ ये प्रोटेक्ट द हाँ पिच एरिया अप टू 5, हाँ ये। वो है तो वो होता है कि जब अब देखें ना, अभी अब अभी टॉस हो गया है और टॉस के बाद आपने ना अंदर रहना होता है। मतलब टॉस हुआ है आपका 9:30 बजे, या आपका टॉस हुआ है, वनडे है, 9 बजे टॉस हो गया है, तो आपने 9:25 तक वहां पे रहना है। 9:30 बजे से यानी 5 मिनट जब रह जाएंगे ना, जब ऑन फील्ड अंपायर अंदर आना शुरू करेंगे, तो आपने फिर बाहर निकलना है, यानी कि उनके हैंड ओवर करके आपने फिर निकलना है ग्राउंड से। इसमें थैंक यू। इंटरवल्स होते हैं, उसमें भी यही चीज है, आपने पिच को प्रोटेक्ट करना होता है। आप गार्डियन है पिच के। जब भी इंटरवल्स होंगे ना, आप पिच के गार्डियन है। अच्छा, थैंक यू। इसमें आगे जी, मतलब सर आगे है बड़ा इंटरेस्टिंग हॉट सीट टीवी अंपायर की ड्यूटीज हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा फोकस होता है टीवी अंपायर के ऊपर, क्योंकि डीआरएस में रेफरल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब टीवी अंपायर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो टीवी अंपायरिंग करना शायद मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही मुश्किल काम इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि ऑन फील्ड में तो चलें, आपको गुंजाइश होती है ना कि आपका गलती एरर हो गया तो रेक्टिफाई हो जाएगा, मतलब वो टीवी पे चला जाएगा, या ह्यूमन एरर कह दें हो जाएगा। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही होती है ना, तो उस वक्त टीवी अंपायर के लिए गलती करने की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है। हालांकि आप यूट्यूब पे जाके देखें तो कई ऐसे फैसले हैं टीवी के ऊपर हुए हैं जो आप सोचते होंगे कि ये क्यों हो गया, मतलब ऐसे कैसा हो गया, गलत फैसले हो गए, टीवी अंपायर ने भी गलत फैसले कर दिए। लेकिन टीवी अंपायर की माफ़ी नहीं है, क्योंकि टीवी अंपायर को सपोर्ट और टाइम बहुत है कि जब तक वो चाहे वो अपने फैसले को कई एंगल से देख। हाँ, ये इसमें एक बात है कि आपने हेस्टी काम नहीं करना। जब तक कि आप मुख्तलिफ एंगल से शो ना हो जाए ना एक फैसले को, आप समटाइम एक एंगल कुछ शो करता है और दूसरा एंगल कुछ शो कर रहा होता है। तो जितने अवेलेबल रिप्लेस हैं आप उससे कह दें डायरेक्टर से, शो मी ऑल अवेलेबल रिप्लेस, शो मी ऑल अवेलेबल रिप्लेस। अब मुझे जब मैच मिला था तो मैं तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो मैं डायरेक्टर के पास वनडे बिफोर ही चला गया था ना। वनडे बिफोर मैं गया हूँ, डायरेक्टर का पूरा रूम था, उसके कमरे में चला गया था मैं, उससे मैंने पूछा था कि आपके पास कौन कौन से रिप्ले अवेलेबल हैं। तो उसने मुझे कहा था यार हमारे, क्योंकि वो आईसीसी में इतने कैमरे होते हैं ना कि साइड ऑन होता है और फ्रंट ऑन होता है, वो बड़े और तरह की टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी बहुत और तरह की है उसमें। हर रिप्ले का खास नाम होता है, वो डीआरएस में मैं आपको बताऊंगा जब डिस्कस करूंगा ना, जब वो प्रोड्यूसर से हम बात कर रहे होते हैं, तो आपका जो है ना वो डिफरेंट एंगल का उन्होंने अलग अलग नाम दिया होता है। तो मैं एक ले गया था बनाकर परफॉर्मा ना, जिसमें जितने भी एंगल्स होते हैं ना आईसीसी में जो दिए होते हैं वो लिखे हुए थे। क्योंकि मैच तो पाकिस्तान में था, जियो सुपर पे मैच आ रहा था, मैं गया तो कहता वो क्या हमारे पास तो ये नहीं है ना, ना मुझे पता है इन नामों का कि ये नाम मतलब कैसे हैं क्या है। तो उसने मुझे कहा है कि आपको सिंपल कहा कि आपको रिप्ले सारे दिखा देंगे, आप इसको छोड़ें, हमें आपको सारे रिप्ले दिखा देंगे, जब भी रिप्ले का टाइम आएगा ना तो जो जो हमारे पास एंगल अवेलेबल होगा ना वो आपको दिखा देंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उसमें डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ना, पाकिस्तान में जब अंपायरिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब मैंने मैच किए टीवी पे तो इतना कुछ फैसिलिटी नहीं थी। शायद अब अच्छे चैनल्स आ रहे हैं ना, 10 स्पोर्ट्स आ रहा है या बाकी लोग चैनल आ रहे हैं, तो वो फिर अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना वो लेकर आ रहे हैं, तो फैसिलिटीज भी उस मैचों में ज़्यादा होती हैं नेचुरली। इसमें जो है ना वो इसमें जो है उसमें जो आप करते हैं डिसीजन करते हैं कौन कौन से होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है आपके पास। स्लो मोशन होते हैं आपके पास, सुपर स्लो भी होता है, स्लो मोशन भी होता है। सुपर स्लो थोड़ा वो ज़्यादा स्लो होता है, कुछ ऐसा आपने रॉक एंड रोल करना हो, चीज़ दिखनी हो आपको, दिखानी है बहुत स्लो में रॉक एंड रोल करना हो ना, तो सुपर स्लो मिल जाता है जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है। स्निको होती है एच डिटेक्शन के लिए, इनसाइड एच के लिए या कॉर्ड बिहाइंड्स के लिए, उसमें आप स्निको का
आप जानते हैं रिप्लेस देखते हैं, इसमें को आपको नजर आ रहा होता है, उसका विजुअल नजर आ रहा होता है बताया। बॉल ट्रैकिंग होता है, वो भी होता है कि आपने अगर एलबी जज करना है तो बॉल ट्रैकिंग आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। हॉटस्पॉट तो अभी हॉटस्पॉट भी आप देख रहे होते हैं जो एजिस को शो कर रहा होता है, लेकिन हॉटस्पॉट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, मतलब उसमें समटाइम शाइन जो है ना वो अनयूजुअली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल उसमें भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है हॉटस्पॉट में, लेकिन हॉटस्पॉट भी जो है ना वो सपोर्ट करता है आपको। और उसके बाद आपके जो डिसीजन हैं जो आपको आ रहे होते हैं उसमें रन आउट्स हैं जो आपने देने होते हैं टीवी पे, स्टम्प आउट्स का आपको रेफर हो जाएगा, क्लीन कैचेज जो हैं बम बॉल्स वगैरह जो है ना वो आपको रेफर हो जाएंगी ऑन फील्ड से ना। और अगर बाउंड्री डिसीजन आता है तो बाउंड 4 है या 6 है, या अगर किसी फील्डर का पाउंड टच कर रहा है या ये इस तरह अगर वो बियॉन्ड द बाउंड्री है या इनसाइड द बाउंड्री, ये जज करना है तब भी आपको रेफर हो जाएगा। अब तो नई चीज़ आ गई, शॉर्ट रन जो भी ऑन फील्ड कॉल होंगे उसके उसको जो है ना वो टीवी एम्पायर चेक करेगा, ये भी नई चीज़ जो है ना वो आ गई कि शॉर्ट रन के लिए भी आपकी जो स्पोर्ट है ना वो ली जाएगी एज ए टीवी एम्पायर। तो ये आपका टेक्नोलॉजी स्पोर्ट है और साथ में आपके डिसीजन है सारे के सारे। इस लेक्चर में हम डीआरएस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डीआरएस पे कोई बात इसलिए नहीं होगी कि डीआरएस एक अलग ही बड़ा टॉपिक है, डीआरएस भी समझा दूंगा मैं आप लोगों को कि डीआरएस में कैसे मैकेनिज्म, उसका क्या मैकेनिज्म है। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ वो बेसिक, क्योंकि देखिए ना हमारा लेवल क्या है, लेकिन लेवल 1 है अंपायर्स हैं, ग्रेड 2 के अंपायर्स करते नहीं, टीवी के मैच बड़े कम करते हैं ग्रेड 2 अंपायर्स। और जो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो भी अब लाइव आना शुरू हो गए हैं कुछ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा जो नेशनल T20 है वो आ रहा है। लेकिन अभी हम कोशिश करें ना, लेकिन डीआरएस का लेवल बहुत आगे का लेवल है ना, अगर आप वो अभी नहीं भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, क्योंकि जब आप वो अभी इंशाल्लाह उस काबिल हो जाएंगे ना तो डीआरएस की ट्रेनिंग वैसे ही मिल जाएगी आपको वहाँ जाके ना। तो कई बातें मैंने कई ग्रुपों में मैं हूँ अटैच, तो मैं वो देख रहा होता हूँ कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जो उन्होंने अभी अप्लाई नहीं करनी है, कई ऐसी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके इतने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं या उसको इतना डिलीवर कर रहे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस क्लास में आप हैं ना उसके कोर्स से कन्फाइंड रहें, जब आप पीएचडी करेंगे ना तो पीएचडी भी चले जाना, जब आप मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक की बातों को गौर कर लें ताकि यहाँ से तो क्वालिफाई कर लें ना। तो ठीक है आपको मालूमात कुछ बेसिक होनी चाहिए अगले लेवल की, लेकिन ये कंसंट्रेट करें कि जितना काम आपने करना है वो आपको आना चाहिए। तो डीएस में हम बात कर लेंगे, वो बात की बात है, बाकी जो बेसिक बातें थी और इवन जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको फर्स्ट क्लास तक काम आ सकती हैं, इतनी नहीं है क्योंकि डीएस फर्स्ट क्लास में नहीं है हमारे पास। इवन डीएस तो यहाँ पे रिजल्ट आई हुई थी, हमारा डीएस अवेलेबल नहीं होता। हमारी पहली मीटिंग अब खत्म होने वाली है, कोई 2 मिनट रह गए मेरे पास, अब मैं कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। तो ब्रेक अभी हो जाएगी, हमारी पहली ब्रेक हो जाएगी, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि टाइमली आप दूसरी मीटिंग में ना इन हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, बकाया हिस्सा भी करेंगे इसका। तो ये है कि अभी जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है उसमें जो चीज़ें हैं हम रिजर्व अंपायर को कंप्लीट कर चुके हैं और बड़ा कम्प्रीहेंसिव हमारा वो लेक्चर हुआ। और उसमें मैंने कोशिश की कि आपको वेल डिफाइंड तरीके से जो फोर्थ अंपायर या रिजर्व अंपायर होता है ना उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको बता सकूँ। और टीवी अंपायर को हमने स्टार्ट किया है, उसमें अभी हमने जो टेक्नोलॉजी सपोर्टिव हैं उनके बारे में पढ़ लिया है और मैंने थोड़ा आपको डिटेल बताया है कि आप जब जाते हैं अपने डायरेक्टर से मिलते हैं उससे आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या पूछना है, कैसे बातचीत करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। और जो डिसीजन आपको रेफर्ड होंगे वो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से डिसीजन आपको रेफर हो सकते हैं। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, 1 मिनट रह गया है हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह सेकंड सेशन में मुलाकात होती है 5 मिनट के बाद।